हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी का विश्लेषण करने वाले हैं जिसमें एक बिल्कुल जीरो, मेरा मतलब है दुनिया का सबसे वीकेस्ट इंसान एक अल्टीमेट अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। आज हम इस पूरी जर्नी को समझेंगे और हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम फोकस करेंगे इस एपिक स्टोरी के जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स पर। इसीलिए आज हम पर्पसली ज्यादा एनिमे इमेजेस दिखाने वाले हैं ताकि आप उस डार्क पर्पल और ब्लू शैडो ऑरा को बिल्कुल करीब से महसूस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए, एक डार्क टेरिफाइंग डंजन, हर तरफ पावरफुल हंटर्स हरे हुए जमीन पर गिरे पड़े हैं और इनके बीच हैवी ब्रीथिंग करता हुआ बुरी तरह से जख्मी हमारा मेन कैरेक्टर सुंग जिन वू। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये वाकई इस पूरी दुनिया का सबसे वीक इंसान है? ये मिस्ट्री सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस मौत जैसी हेल्पलेस सिचुएशन से निकलकर बाजी पूरी तरह उसके फेवर में आखिर पलटी कैसे? यहाँ जो डार्क और इमोशनल टोन सेट होती है ना, वही इस स्टोरी का सबसे बड़ा हुक है। पार्ट 1, द वर्ल्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। ओके, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। अचानक से क्या होता है कि नॉर्मल सिटीज के आसमान में मिस्टीरियस गेट्स खुलने लगते हैं। ये गेट्स लिटरली मौत के दरवाजे थे जहां से टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे। पर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ आम इंसान अचानक से हंटर्स में बदल गए। इन वाइब्रेंट एनिमे इमेजेस में आप जो मैजिकल ऑरा देख रहे हैं ना, वो इन्हीं एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स की सुपर ह्यूमन पावर्स को दिखाता है। इनका एक ही मिशन था, गेट्स के अंदर जाओ, मॉन्स्टर्स को खत्म करो और ह्यूमैनिटी को बचा लो। पार्ट 2, द वीकेस्ट हंटर। सो क्या सभी हंटर्स इक्वली पावरफुल होते थे? एब्सोल्युटली नॉट। हमारा मेन कैरेक्टर जिन वू एक ई रैंक हंटर था, मतलब एब्सोल्यूट बॉटम टियर। जब भी वो किसी मिशन पर आता था, बाकी लोग उसको देखकर बस यही कहते थे, लो भाई ये फिर आ गया। ये किसी हीरो की ग्रैंड एंट्री नहीं थी, ये दूसरे हंटर्स का ताना था। इन शार्प कैरेक्टर डिजाइन्स में आप क्लियरली वो अनसर्टेनिटी देख सकते हैं कि जिन वू उनके लिए बस एक बोझ था। ना ताकत ना स्पीड, बस अपनी लाइफ की जरूरतों के लिए वो प्रैक्टिकली हर दिन मौत से खेल रहा था। पार्ट 3, द टेरिफाइंग डबल डंजन। स्टोरी का रियल टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला आसान ई रैंक मिशन अचानक एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। पहला स्टेप, एक नॉर्मल केव क्लियर करना। दूसरा स्टेप, उसके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड हिडन डंजन मिलना। और तीसरा, सबसे टेरिफाइंग स्टेप, उस हिडन रूम के अंदर की वो क्रीपी स्टैच्यूज। ये जाइंट स्टोन स्टैच्यूज किसी मंदिर की नॉर्मल मूर्तियां नहीं थी, ये एब्सोल्यूट हॉरर थी। इन स्टैच्यूज का स्लो बर्न हॉरर बिल्कुल किसी टॉप टियर डार्क एनिमे सीरीज जैसा फील देता है। यही वो मोमेंट था जहां उन्हें रियलाइज होता है कि वो सब मौत के कितने करीब हैं। पार्ट 4, सिस्टम एंड लेवल अप। उस कमरे में लिटरली एक मैसेकर चल रहा था, सब मर रहे थे और जिनवू खुद मौत के बिल्कुल दरवाजे पर था। और तभी आउट ऑफ नोवेयर एक चमत्कार होता है। उस डार्क डंजन में एक मिस्टीरियस ग्लोइंग ब्लू स्क्रीन पॉपअप होती है। एक साइफाई सिस्टम से रोबोटिक आवाज आती है, प्लेयर डिटेक्टेड। और उसके ठीक बाद जो वर्ड स्क्रीन पर आते हैं वो हिस्ट्री बदल देते हैं, लेवल अप। देखिए, बाकी सारे हंटर्स अपनी फिक्स्ड पावर्स के साथ जीते थे, उनकी रैंक कभी चेंज नहीं होती थी। पर अब वो अकेला ऐसा हंटर था जो किसी वीडियो गेम की तरह हर एक फाइट के बाद फिजिकली स्ट्रॉन्गर बन सकता था। जरा इन दोनों को कंपेयर कीजिए। एक तरफ वो डरा हुआ दुबला पतला ई रैंक जिनवू जो सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड करता था, और दूसरी तरफ सिस्टम अवेकेंड जिनवू। उसके नए शार्प एनिमे डिजाइन और उस डार्क पावरफुल ऑरा से क्लियरली पता चल रहा है कि अब उसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल आ चुका है। इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखकर समझ आता है कि मौत की उस चौखट पर पुराने जिन्नू की सारी वीकनेसेस उसी डंजन की राख में हमेशा के लिए दफन हो चुकी थीं। लेकिन ये पावर उसको मुफ्त में नहीं मिली। लेवल 1 पर उसने अकेले बिना किसी मदद के डेंजरस मॉन्स्टर्स से लड़ना शुरू किया। लेवल 10 तक आते आते उसने अपने आप को फिजिकली तोड़ देने वाली एक इंटेंस ट्रेनिंग रूटीन सेट की, और लेवल 50 तक पहुंचते पहुंचते वो एक लिमिट ब्रेकर बन चुका था जिसने आम इंसान की हर फिजिकल लिमिट को तोड़ दिया था। ये हाई एनर्जी ट्रेनिंग आर्क और इसकी विजुअल्स बिल्कुल किसी मास्टरपीस शोनेन एनिमे को टक्कर देती हैं। हर गुजरने वाला दिन उसको पहले से कई ज्यादा खतरनाक बना रहा था। पार्ट 5, द शैडो मोनार्क। एक वक्त का वीकलिंग अब एक कंप्लीटली नई और टेरिफाइंग एंटिटी बन चुका है, द शैडो मोनार्क। और यहां आता है वो आइकॉनिक मोमेंट जिसे देख के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब जिनवू कहता है, अराइज। जो मॉन्स्टर्स कभी ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन थे,
अब मौत के बाद वो उनकी शैडोज को अपनी इमॉर्टल आर्मी में बदल देता है। हम आज डेलिबरेटली बहुत सारे जॉ ड्रॉपिंग एनिमे इमेजेस दिखा रहे हैं क्योंकि ये विजुअल्स किसी मास्टरपीस की तरह लगते हैं। एक कमांड और हजारों शैडो सोल्जर्स उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये प्योर डोमिनेंस है। अब रियलिटी देखिए, टेबल्स पूरी तरह पलट चुके हैं। वो दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन चुका है। अब दूसरे हंटर्स उस पर हंसते नहीं और मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स उस पर अटैक नहीं करते, वो इससे डरते हैं। जो इंसान कल तक एक बर्डन था, आज उसके पास ऐसी पावर्स हैं जो अकेले ही पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस पर भारी पड़ सकती हैं। वो एफर्टलेसली बिना किसी मेहनत के सबसे खतरनाक बीस्ट्स को तबाह कर रहा है। उसने गेम पूरी तरह बदल दिया है। और उसकी इस एपिक जर्नी को नाम दिया गया सोलो लेवलिंग। सोचिए जरा, जहां पूरी दुनिया टीम अप्स और गिल्ड्स बनाने में फंसी रही, वहां एक अकेले इंसान ने कंटिन्यूसली अपने लेवल को इतना ऊपर उठा लिया कि वो गॉड लाइक पावर तक पहुंच गया। पर सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? अभी तक हमने जो ताकत और डिस्ट्रक्शन देखा है ना, वो उसकी ट्रू फुल पावर का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है। यह सिर्फ उसकी इस पूरी सागा की शुरुआत थी। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक थॉट मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूं। एक वीकेस्ट ह्यूमन अब मैनकाइंड का सबसे बड़ा सेवियर बन चुका है, लेकिन इन स्टनिंग विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि उसकी पावर्स किसी भी दुश्मन से ज्यादा डार्क और खतरनाक लग रही हैं। जब एक इंसान ऐसी अनबिलीवेबल पावर्स के साथ शैडो मोनार्क बन जाए, तो सवाल ये नहीं है कि वो कितना स्ट्रांग है। सवाल ये है कि क्या ह्यूमैनिटी इस दुनिया के नए ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? ऐसे ही और अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।